देखती आँखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को एसएन टीवी की तरफ से खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूँ अम्मा हाइमा, हलीमा सुल्तान, तुर्गुत, बमसी और अर्तुगरुल गाजी के मुल्क टर्की की। टर्की के बारे में कहा जाता है कि ये खित्ता सबसे पहले आबाद होने वाले खित्तों में से एक था। दोस्तों, आपने अर्तुगरुल ड्रामे में एक नाम ओज़ खान, ओज़ कबाइल, ओज़ खान की नस्ल और मोहर का जिक्र बार बार सुना होगा। क्या आप जानते हैं ओज़ खान कौन था? मुआहिदा लौज़ान क्या है? क्या वाकई ही तुर्क 2023 के बाद दोबारा सल्तनत उस्मानिया कायम कर पाएंगे या कुस्तुनतुनिया पर दोबारा यूरोपी कब्ज़ा कर लेंगे? क्या आप जानते हैं हाया सूफिया के सुतून के बारे में? मसीहों का अकीदा था कि दुश्मन इसके पास पहुंचेगा तो आसमान से एक फरिश्ता हाथ में तलवार लिए नाज़िल होगा। क्या आप जानते हैं कि हाया सूफिया एक मर्द था या औरत? इस नाम की मसीहों के आगे क्या अहमियत है? कोस्ट गार्ड के बेटे ने कैसे तुर्की को दुनिया के 10 बड़े सियाती ममालिक में शामिल करवाया? उर्दुगान मॉडल क्या है? सऊदी और तुर्क एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं? दोस्तों, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प और हैरत अंगेज़ मालूमात से भरी हुई है जिसे आप लंबे अरसे तक याद रखेंगे। मगर वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। टर्की, जिसका ऑफिशियल नेम जमहूरिया टर्की है। रकबे की बात करें तो टर्की का कुल रकबा 7,83,562 मुरबा किलोमीटर है और रकबे के एतबार से टर्की दुनिया का 37वां बड़ा मुल्क है। और अगर आबादी की बात करें तो टर्की की कुल आबादी 2020 की वर्ल्ड मीटर रिपोर्ट के मुताबिक 8,55,88,130 है, जो पूरी दुनिया की आबादी का 1.08% बनती है। और आबादी के एतबार से टर्की दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, टर्की यूरो एशियाई मुल्क है जो एशिया और यूरोप दोनों बड़े आज़मों में वाक़या है। टर्की की 97% ज़मीन एशिया में और बाकी 3% यूरोप में वाक़या है। जुग्राफ़ी एतबार से अगर टर्की पर नज़र डाली जाए तो टर्की की सरहदें 8 ममालिक से मिलती हैं। इसके शुमाल मशरिक़ में जॉर्जिया, मशरिक़ में आर्मीनिया, अज़रबैजान और ईरान, जनूब मशरिक़ में इराक़ और शाम, जनूब मगरिब में मेडिटेरियन सी, मगरिब में यूनान, शुमाल मगरिब में बुल्गारिया और शुमाल में बहरा अस्वद यानी ब्लैक सी वाक़या है। तो टर्की की कुल 81 सूबे और 581 छोटे बड़े शहर हैं, मगर आबादी के एतबार से सबसे बड़ा सूबा इस्तांबुल है और रकबे के एतबार से सबसे बड़ा कोनिया सूबा कहलाता है। इस्तांबुल की कुल आबादी 1,54,00,000 और 15,000 के करीब है। मज़हब की बात करें तो इस्लाम टर्की का सबसे बड़ा मज़हब है और इस मज़हब को मानने वालों की तादाद 82% है, जबकि 2% मसीहत के मानने वाले और 7% ऐसे हैं जिनका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं। दोस्तों, टर्की की 20% आबादी ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है, 28% इंडस्ट्री, जबकि 50% से ज़्यादा लोग सरकारी या गैर सरकारी इदारों में मुलाजमत कर रहे हैं। लफ्ज़ टर्की की बात करें तो टर्की का लफ्ज़ इटालियन ज़ुबान का लफ्ज़ तर्किया से लिया गया है, जिसके मायने अनातोलिया के हैं। टर्की की ऑफिशियल लैंग्वेज टर्किश है और पूरी दुनिया में टर्किश ज़ुबान बोलने वालों की तादाद 8 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसके अलावा वस्ती एशिया के ममालिक की ज़ुबानें भी टर्किश ज़ुबानों से मिलती जुलती हैं। यहाँ तक कि फ़ारसी, उर्दू, अरबी और पश्तो ज़ुबान के हज़ारों अल्फाज टर्किश ज़ुबान से मिलते जुलते हैं। दोस्तों, ब्लैक सी यानी बहरा अस्वद के पानी की तह में इंसानी आबादी के आसार मिले हैं। माहिरीन के मुताबिक सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान का ज़माना भी यही है। मुमकिन है इस तूफ़ान के बाइस बहरा अस्वद की सतह बुलंद हुई हो और नूह अलैहिस्सलाम की पूरी कौम
बहरा असवद में गर्क हो गई हो। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा याफस मरने लगा तो उसने अपने बेटे तुर्क को अपना जानशीन मुकर्रर किया। टर्की से लेकर सेंट्रल एशिया तक तमाम इक़वाम तुर्क बिन याफस की नस्ल में से हैं और इसी नस्ल में से कारा खान के घर ओज़ खान की विलादत हुई। दोस्तों, तुर्कों में ओज़ खान को इंतहाई बाइज़्ज़त मकाम हासिल है। तुर्क तारीख से ताल्लुक़ रखने वालों के मुताबिक ओज़ खान पैदा होते ही बोलने लगा था और इसने अपनी माँ का दूध पीने से इनकार कर दिया और इसने पैदा होते ही घोड़ी का दूध और गोश्त मांगा। दोस्तों, जब ओज़ खान जवान हुआ तो उस वक़्त ड्रैगन नमा जानवर लोगों को मारकर खा जाता था, मगर ओज़ खान ने बड़ी चालाकी से इसका सर कलम किया। ओज़ खान की कोशिशों से बिखरे हुए तुर्क कबाइल दोबारा इकट्ठे हो गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ओज़ खान के 12 बेटे थे, जिनसे ये 12 कबीले बने, जिनमें से एक काई कबीला था। तारीख में आगे जाकर इसी कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाज़ी के बेटे उस्मान गाज़ी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया का सही दौर 631 साल का है। 16वीं और 17वीं सदी में उस्मानी सल्तनत दुनिया की सबसे ताकतवर और मजबूत सल्तनत थी। अपने ज़वाल के वक्त सल्तनत उस्मानिया ने पहली जंग अज़ीम में जर्मनी का साथ दिया। जर्मनी की नाकामी के बाद मुआहदा सेवरे किया गया, जिसकी तुर्कों ने खूब मुखालफत की। फ़तह पाने वाले ममालिक ने इस सल्तनत को टुकड़ों में तकसीम करते हुए इस पर कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया। मई 1919 को तुर्कों ने अस्करी कमांडर मुस्तफ़ा कमाल पाशा की क़यादत में जंग आज़ादी का ऐलान कर दिया। 18 सितंबर 1922 को तुर्कों ने तमाम फ़ौजियों को टर्की से निकाल दिया था। नवंबर 1922 को तुर्क पार्लिमान ने खिलाफत का ख़ात्मा कर दिया। यूँ मुसलमानों की 631 साला अज़ीम सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हो गया। 24 जुलाई 1923 को मुआहदा लौज़ान किया गया। दोस्तों, ये वही मुआहदा था जिसने तुर्की को बांध कर रख दिया था। ये मगरबी ममालिक की मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश थी जो कामयाब हो गई। इस मुआहदे में टर्की पर 100 सालों के लिए पाबंदी लगा दी गई। इन पाबंदियों में टर्की अपनी तयशुदा हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता था। टर्की को 100 सालों के लिए अपने मुल्क में पेट्रोल की ड्रिलिंग पर पाबंदी लगा दी गई। फास्फोरस को आलमी समुंदर का हिस्सा बना दिया और यहाँ से गुजरने वाले किसी भी बहरी जहाज़ से टर्की टैक्स नहीं ले सकता था। दोस्तों, ये इस मुआहदे की अहम शराइतों में से एक थी। इस मुआहदे पर दस्तखत स्विट्ज़रलैंड में लौज़ान के मकाम पर हुए, इसलिए इस मुआहदे को मुआहदा लौज़ान कहा जाता है। इस मुआहदे के बाद 29 अक्टूबर 1923 को टर्की को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से सारी दुनिया ने कबूल किया और यही दिन टर्की का कौमी दिन भी कहलाया जाने लगा। दोस्तों, कौमी परिंदे की बात करें तो टर्की का कौमी परिंदा रेड विंग कहलाता है, जो देखने में इंतहाई खूबसूरत है। कौमी जानवर की बात करें तो टर्की का कौमी जानवर ग्रे वुल्फ है। और अगर कौमी खेल की बात करें तो टर्की का कौमी खेल ऑयल रेसलिंग है, जो टर्की का मकबूल तरीन खेल भी कहलाता है। टर्की के कौमी फूल का नाम ट्यूलिप है, जो अपनी खुशबू और मुख्तलिफ रंगों की वजह से अपनी एक अलग पहचान रखता है। डायलिंग कोड की बात करें तो दोस्तों, टर्की का डायलिंग कोड +90 है। और अगर वक्त की बात करें तो टर्की पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। टर्की अगर आज एक कामयाब मुल्क है तो इसका सेहरा सिर्फ एक इंसान पर जाता है, रजब तैयब एर्दोगान, जो 1954 में इस्तांबुल के नवाही बस्ती कासिम पाशा के कोस्ट गार्ड के यहाँ पैदा हुए। 1994 में इस्तांबुल के मेयर बने। एर्दोगान ने शहर की तामीर और तरक्की पर $4 बिलियन की खती रकम खर्च की। दोस्तों, इस्तांबुल देखते ही देखते टर्की का पुरअमन और तरक्की याफ्ता शहर बन गया। इसके बाद तैयब एर्दोगान 14 मार्च 2003 को टर्की के वज़ीर आज़म बने।
दोस्तों तुर्क दिलचस्प कौम है। ये लोग लिबरल भी हैं और मजहबी भी, लिहाजा उर्दुगान ने हालात को देखते हुए एक दिलचस्प मॉडल बनाया। ये मॉडल आने वाले दिनों में तुर्क मॉडल या उर्दुगान मॉडल कहलाया। उर्दुगान ने चंद माह में पूरे मुल्क का गवर्नर सिस्टम ठीक कर दिया। हुकूमती निज़ाम ऑनलाइन हो गया। अवाम सरकारी दफ्तरों में धक्के खाने से बच गए। नई सड़कें बनी, रेलवे का निज़ाम ठीक हुआ, टर्किश एयरलाइन बहाल हुई और देखते ही देखते ये एयरलाइन यूरोप की बेहतरीन और दुनिया की छठी बड़ी एयरलाइन बन गई, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर 25 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर से तजावज़ कर गए। दोस्तों करेंसी की बात करें तो इस मुल्क की करेंसी का नाम लीरा है और एक लीरा पाकिस्तानी 16 रुपयों के बराबर है। मोहतरम नाजरीन, सऊदी तुर्कों से नफ़रत क्यों करते हैं? हमारे यहाँ भी दो तबके हैं, एक तुर्कों को ठीक समझता है और दूसरा सऊदियों को। हालांकि दोस्तों दोनों को बेसिक मालूमात से ज़्यादा कुछ नहीं पता। जब सऊदी अरब अपनी तारीख पर निगाह डालता है तो उसे सल्तनत उस्मानिया का दौर ज़रूर याद आता है। हाया सूफिया के ऐन सामने 1818 में सल्तनत उस्मानिया के फ़ौजी सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला बिन सऊद और हैम्बली इमाम को एक जंजीर में जकड़कर इस्तांबुल लाए। जब अब्दुल्ला बिन सऊद का सर कलम किया गया तो एक बहुत बड़ा हजूम हाया सूफिया के सामने जश्न मना रहा था। शाह अब्दुल्ला बिन सऊद की लाश को 3 दिन तक वहीं रखा गया। इसी दौरान सल्तनत उस्मानिया के फ़ौजियों ने उस वक्त के सऊदी दारुल हुकूमत दीरिया और रियाज के मज़ाफ़ात में हमला किया था। दोस्तों एक और गलतफहमी के बारे में बताता चलूँ। हमारे यहाँ समझा जाता है कि पूरे सऊदी अरब पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। अगर आप भी ऐसा समझने वालों में से हैं तो बताता चलूँ, सऊदी अरब के सिर्फ साहिली पट्टी यानी मक्का और मदीना उस्मानियों की मातहत रहे हैं। और आपको ये बात सुनकर हैरानी भी हो सकती है कि कोई भी तुर्क सुल्तान कभी भी हज पर नहीं गया, यानी कभी भी तुर्क सुल्तान ने हज नहीं किया। और याद रहे, अरबों के नज़दीक तुर्की के आखिरी सुल्तानों ने कब्र परस्ती, सूफ़ी डांस और कवालियों को फ़रोग़ दिया। इसी वजह से अर्तुगरुल पर सऊदी अरब, मिस्र और यूएई में पाबंदी आयद है। दोस्तों सयाहों की बात करें तो टर्की में हर साल 3 करोड़ से ज़ायद सयाह आना शुरू हो गए हैं और सयाहों की एक बड़ी तादाद यूरोप और अरब ममालिक से आती है। उर्दुगान ने 15 सालों में टर्की को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। टर्की दुनिया के 10 बड़े सियाहती मुल्कों की फ़हरिस्त में शामिल है और इसकी बड़ी वजह यहाँ की तारीख़ी मकामात हैं। तो चलिए दोस्तों आपको इनके बारे में बताते हैं। अनकरा। दोस्तों दारुल हुकूमत की बात करें तो अनकरा शहर टर्की का दारुल हुकूमत कहलाता है, जो टर्की का दूसरा बड़ा शहर है। अनकरा का पुराना नाम अंगूरा था। अनकरा अनातोलिया के वस्त में वाक़या एक अहम तजारती और सनती मरकज़ होने के साथ साथ तुर्क सियासत का गहवारा भी है। ब्लू मॉस्क। टर्की की सबसे कदीम मस्जिद ब्लू मॉस्क है, जिसको सुल्तान अहमद मस्जिद भी कहा जाता है। ये बिल्कुल हाया सूफिया के सामने वाक़या है। ये मस्जिद टर्की सयाहों में बहुत ज़्यादा मकबूल है। यहाँ ऐसे बहुत से सियाहती मकामात मौजूद हैं जिनको आलमी शोहरत हासिल है। इसी वजह से टर्की हर साल सियाहत के शोबे से 50 अरब डॉलर से ज़ायद कमाता है। हाया सूफिया। दोस्तों कॉन्स्टेंटिनोपल में 360 ईस्वी में पहला लकड़ी का कलीसा तमीर किया गया, जिसका नाम हाया सूफिया रखा गया। दोस्तों हाया सूफिया कौन थी? ये इटली की रहने वाली मोमिना बेवा नसरानी खातून थी, जो मसीही शोदा के नाम से जानी जाती हैं। सूफिया और इसकी 3 बेटियों को रोमी बादशाह ने आर्टिमस रोमी देवी को सजदा करने का हुक्म दिया था। सूफिया ने सजदा करने से इनकार किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आई। इसी इकरार की पादाश में पूरी फैमिली को अज़ियत देकर शहीद किया गया।
हाया सोफिया चर्च उसी मोमिना शोदा के नाम पर बनाया गया था। हाया सोफिया की पूरी इमारत में 170 सैतून हैं। दरमियानी गुंबद का कतर 107 फुट और छत की ऊंचाई 185 फुट है। इस इमारत ने अपने द्वार के बहुत से रंग देखे हैं। 500 साल तक इसमें अजान की सदाएं गूंजती रहीं और नमाज के बड़े इज्तिमा होते रहे। लेकिन 1931 में अतातुर्क ने अपनी इस्लाम दुश्मनी में पहले इस इमारत पर ताले लगाए और फिर 1935 में इसे एक अजायब घर में तब्दील कर दिया। मगर रजब तैयब उर्दगान ने 85 साल बाद दोबारा 500 साला मुसलमानों की तारीख को ज़िंदा कर दिया और अब दोबारा इसके मीनारों से अजान की सदा बुलंद हो रही है। कैपाडोशिया, जिसे तुर्की ज़बान में कापाडोकिया कहा जाता है, ये ऐसा शहर है जिसे सिर्फ फेरी टेल की कहानी में बताया जाता है। कापाडोकिया टर्की का कुदरती अजूबा है। इसकी चट्टानी वादियों को देखना हर फोटोग्राफर की ख्वाहिश होती है। चट्टानों पर लहरों की तरह गारों में बने घर लावे के फटने के बाद बर्फ़बारी से वजूद में आए। दोस्तों, यहाँ लोगों ने घर बनाए हुए हैं और लोग सदियों से यहाँ रिहाइश पजीर हैं। अगर आप इस शहर को पैदल नहीं देखना चाहते तो हॉट एयर बैलून के ज़रिए इन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। कापाडोकिया दुनिया का वाहिद शहर है जिसे देखने के लिए सुबह सुबह हज़ारों गुब्बारे फ़ज़ा में उड़ते हैं, जिसकी फ़ीस 200 से 250 यूरो तक है। बुर्सा इस्तांबुल से 250 किलोमीटर दूर टर्की का चौथा सबसे बड़ा शहर है। अपने बागात के बाइस ये शहर सब्ज़ बोर्सा के नाम से जाना जाता है। ये शहर अपनी बर्फ़ानी तफरीह गाहों, उस्मानी सुल्तानों के मज़ारात और ज़रखेज़ मैदानों के बाइस भी मशहूर है। कागान की तरह ये एक ठंडा इलाका है। इसी शहर से टर्की की 70% आबादी को पानी की फराहमी होती है। बुर्सा की वजह शोहरत एक बहुत बड़ा चिनार का दरख्त है जिसकी उम्र 700 साल से ज़ायद है। दोस्तों, इसी चिनार के दरख्त के नीचे 1326 में अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। और आखिर में दोस्तों, टर्की के खानों की बात करें तो टर्किश फूड के बारे में आपको बताता चलूँ। टर्की के लोगों का खाना बारबेक्यू के साथ साथ सब्जियां, सलाद, पराठा और पनीर होता है। अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हैं तो दोस्तों टर्की की कॉफ़ी आप एक बार ज़रूर पिएं, क्योंकि ये कड़वी होने के साथ साथ असली कॉफ़ी का जायका भी देती है, जिसे कॉफ़ी के शौकीन अफराद ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की तफसीलन टर्की पर बनी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात मेरी अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।